हेलो एवरीवन, 29 अप्रैल आज की डेट और बात शुरू करेंगे अमेरिकन मार्केट से। तो डाउ जोन्स S&P 500 अमेरिकन मार्केट ऑलमोस्ट पूरा फ्लैट है। डाउ जोन्स 0.5% ऊपर, S&P 500 0.1% डाउन है। और इसके अलावा जो मेजर न्यूज़ आ रही थी अमेरिकन मार्केट से वो पेप्सिको की आ रही थी। पेप्सिको एक ऐसी कंपनी जो कि जानी जाती थी 3 चीज़ों के लिए। पहली चीज़ थी कि वो अपने मार्जिन डिक्रीज़ करते थे। सेकेंड चीज़ थी कि वो न्यू प्रोडक्ट, न्यू स्नैक्स, न्यू ड्रिंक्स लॉन्च करते थे। और तीसरी चीज़ थी कि कभी भी अपनी ग्रोथ गाइडेंस में कभी भी वार्निंग या कुछ नहीं देते थे। सो दिस इज़ द फर्स्ट टाइम जब पेप्सिको जैसी कंपनी ने अपनी ग्रोथ गाइडेंस में वार्निंग दी और बोला है कि ग्रोथ जिस हिसाब से होना चाहिए वो नहीं होगा। पिछले क्वार्टर में जो ग्रोथ गाइडेंस जो ग्रोथ की गाइडेंस दी थी पेप्सिको ने, वो बोला गया था कि मिड सिंगल डिजिट ग्रोथ होगी 5, 6, 7% के अराउंड। बट टैरिफ्स के बाद अभी जो गाइडेंस दी है पेप्सिको ने, वो बोला गया है कि 0% की गाइडेंस दी गई है। मतलब कुछ भी ज़्यादा ग्रोथ नहीं आएगा या तो फ्लैट रहेगा। ये मेजरली बोला इसलिए जा रहा है क्योंकि जो पेप्सिको जो सेल करती है बाहर, इंडिया से बाहर, वो पेप्सिको कैंस ज़्यादा बिकते हैं और एल्यूमिनियम पे काफ़ी सारा टैरिफ लग चुका है। इस वजह से बोला जा रहा है कि मार्जिन डिक्रीज़ होंगे और जो ग्रोथ है वो फ्लैट ही रहेगी। इससे इंडिया पे क्या असर पड़ेगा? इंडिया पे मुझे नहीं लगता को ज़्यादा असर पड़ेगा। पेप्सिको को जो रीब्रांड करता है या रीसेल करता है इंडिया में वो VBL है, वरुण बेवरेजेस। और वरुण बेवरेजेस फोकस करता है प्लास्टिक पैकेजिंग पे। प्लास्टिक पैकेजिंग में भी PET करके एक स्पेशल इनका पैकेजिंग आती है, PET प्लास्टिक, उसको यूज़ करता है ये, जो कि 100% रिसाइक्लेबल होता है और ये रिसाइकिल करता भी है। इसके पेप्सी के 2 तरीके के पेप्सी के इसके ब्रांड कह सकते हैं या सब ब्रांड कह सकते हैं। एक है नॉर्मल पेप्सी, एक है ब्लैक पेप्सी। नॉर्मल पेप्सी जो ये बेचता है उसकी जो प्लास्टिक यूज़ करता है ये भी शायद 15 to 20% रिसाइकिल कर पा रहा है, जबकि जो ब्लैक पेप्सी बेचता है उसमें 100% ये PET प्लास्टिक को रिसाइकिल कर पा रहा है। और उनका एम भी आगे जाके और भी ज़्यादा रिसाइकिल करना। तो इस वजह से अगर आप देखेंगे तो पेप्सिको तो गिरा था अमेरिकन मार्केट में, बट VBL ज़्यादा नहीं गिरा। VBL 2-3% अप ही था अपने पीछे ट्रेडिंग सेशन में भी। और अगर मैं इवन आज भी देखता हूँ VBL का परफॉर्मेंस, तो आज भी वो 2% के अराउंड अप है। और इवन इसका रिजल्ट भी आने वाला है 30 तारीख को। इसका रिजल्ट देखना भी काफ़ी इंटरेस्टिंग रहेगा। अगर मैं इंडियन मार्केट के बारे में बात करूं तो काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस इंडियन मार्केट का आज काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया है। सेक्टरल वाइज तो नहीं कहूँगा मैं, इंडेक्स वाइज मैं कहूँगा कि काफ़ी ज़्यादा अच्छा परफॉर्म किया है इंडियन मार्केट्स ने। आई थिंक हमारा सेंसेक्स भी 1% ऊपर था, निफ्टी भी आई थिंक 1% के अराउंड ऊपर था। एक बार अगर मैं वापस कंफर्म करूं निफ्टी और सेंसेक्स के चार्ट्स, तो हाँ, निफ्टी भी आज 1% के अराउंड ऊपर था और सेंसेक्स भी हमारा 1% के अराउंड ऊपर था। ये बेसिकली हुआ है क्योंकि जो रिलायंस इंडस्ट्रीज़ है उसका रिजल्ट काफ़ी अच्छा आया था और रिलायंस इंडस्ट्रीज़ 5% ऊपर था, उसने पूरे मार्केट को ऊपर रखा है। फ्राइडे को मार्केट नीचे गया था और एक फ़नी बात यह कि मार्केट फ्राइडे को नीचे गया था क्योंकि वॉर का एंटिसिपेशन हो रहा था। और आज हमारे जितने भी डिफेंस स्टॉक है वो भागे क्योंकि वॉर का एंटिसिपेशन हो रहा है जो कि काफ़ी बड़ी बात है। इसके अलावा आज भी काफ़ी कंपनीज़ के रिजल्ट है, एक ही करके डिस्कस करते हैं। के फिनटेक एक बहुत ऐसी कंपनी जो कि बहुत नाम में थी, बहुत अच्छा परफॉर्म किया था पिछले कुछ टाइम में, उसका भी रिजल्ट आया। अब बॉटम लाइन अगर मैं अब टॉप लाइन देखूँ ईयर ऑन ईयर तो 23-24% से ग्रो हुआ है। बॉटम लाइन देखूँ 17% से ईयर ऑन ईयर ग्रोथ हुआ है। इसमें जो हमें इंपॉर्टेंट चीज़ देखनी है वो देखेंगे कि AUM ग्रोथ कितना हुआ है। AUM ग्रोथ 26% हुआ है ईयर ऑन ईयर। इसमें से कि इक्विटी का जो पार्ट है, जैसे इनके AUM में काफ़ी सारे पार्ट्स आते हैं, इक्विटी फंड आता है, डेट फंड आता है और भी बहुत सारे आते हैं। तो इक्विटी का जो पार्ट है वो करीबन 26-27% के अराउंड ग्रो हुआ है। तो ये ग्रोथ काफ़ी अच्छी है, बट ये डेंजरस भी है। ये डेंजरस इसलिए है क्योंकि जब तक मार्केट बढ़ रहा है, जब तक लोग इक्विटी में पैसा लगा रहे हैं, शेयर मार्केट में पैसा लगा रहे हैं, तब तक तो ये ग्रोथ हमें बहुत अच्छी दिखती है। 25-26% AUM ग्रोथ हो रहा है ईयर ऑन ईयर। पर जैसे ही मार्केट घटना शुरू होगा, जैसे अभी वॉर के एंटिसिपेशन है, अगर मार्केट घटता है या आगे जाके अगर वॉर नहीं होती है, कुछ ऐसा रीज़न आ जाता है जैसे टैरिफ्स लग रहे हैं और भी कोई रीज़न, और जिसकी वजह से कि मार्केट स्टे कर जाता है काफ़ी दिनों तक और लोग इंटरेस्ट हट जाता है मार्केट पे से और लोग पैसे विड्रॉ करना स्टार्ट कर देते हैं, तो आई थिंक वो एक बहुत ख़राब सिचुएशन रहेगा क्योंकि तब AUM ग्रोथ इतना नहीं होगा। और अगर AUM ग्रोथ हमारा इसके जैसे के फिनटेक का इक्विटी AUM ग्रोथ अगर ज़्यादा बढ़ रहा है और अगर वहीं से पैसा इनको आना कम हो जाएगा, अगर वहीं से मार्जिन्स वगैरह कम हो जाएंगे, तो ओवरऑल प्रॉफिट पे भी इनका असर दिखेगा। एक जो और अच्छी बात इसमें ये कि NPS स्कीम जो होती है उसमें जो इनका ग्रोथ हुआ है वो करीबन 30-31% हुआ है।
जो कि एक बहुत अच्छी चीज़ है। एनपीएस बहुत लॉन्ग टर्म के लिए रखते हैं, 10 ईयर्स आई थिंक इसका मिनिमम पीरियड होता है, उसके बाद आप इसको विड्रॉ कर सकते हैं। तो एनपीएस के हिसाब से अगर मैं देखूँ तो काफ़ी अच्छा ग्रोथ है। इक्विटी के हिसाब से देखूँ तो भी काफ़ी अच्छा ग्रोथ है, बट ये डेंजरस फैक्टर भी है, जैसा भी हमने डिस्कस किया। इसके बाद अगर मैं बात करूँ तो इंडिया की एक बहुत बड़ी सीमेंट कंपनी अल्ट्राटेक सीमेंट, टॉप लाइन ग्रोथ देखूँ तो मैं 11% का ग्रोथ है ईयर ऑन ईयर। बॉटम लाइन ग्रोथ देखूँ तो मैं 13% ईयर ऑन ईयर। क्वार्टर ऑन क्वार्टर अगर हम देखें तो 5.2% और 10% ग्रोथ है टॉप लाइन बॉटम लाइन रिस्पेक्टिवली। इसमें जो एक स्पेशल बात है वो है कि सीमेंट सेक्टर की जो ग्रोथ है वो इस क्वार्टर 17% हुई है ईयर ऑन ईयर, और जबकि पिछले क्वार्टर वो 11% हुई थी ईयर ऑन ईयर, जो कि काफ़ी अच्छी ग्रोथ है। और इवन ये दिख नहीं रहा था। अगर मैं अपने लोकल मार्केट की बात करूँ तो वहाँ पे सीमेंट के प्राइसेस काफ़ी इंक्रीज़ हुए थे, काफ़ी 20 पॉइंट तक इंक्रीज़ हुए थे जनवरी में। इवन इन पे जो एक इंपॉर्टेंट फैक्टर हम लोग देखते हैं एबिटा पर टन। एबिटा पर टन जो अल्ट्राटेक का है वो 1270 पर टन पे आ चुका है, जो कि पिछले क्वार्टर 964 पर टन था, और ये 32% इंक्रीज़ है। एबिटा पर टन बढ़ता है, इसका मतलब ये शो कर रहा है कि इस कंपनी के पास अभी प्राइसिंग पावर है और प्राइस बढ़ा पा रही है। प्राइस वो तभी बढ़ा पा रही है जब डिमांड आ रहा है। तो ये एक बहुत अच्छा साइन है इंडियन इकॉनमी के लिए, क्योंकि सीमेंट कंपनीज़, वायर कंपनीज़, ये ऐसी कंपनीज़ जो कि एक्चुअली शो करती हैं कि इंडियन मार्केट किस तरह ग्रो हो रहा है, या इंडियन इकॉनमी किस तरह ग्रो हो रही है। क्योंकि इकॉनमी ग्रो होने के लिए बेसिक नीड्स होती हैं यही, अगर हम सीमेंट की बात करें, हम वायर की बात करें, या और भी ऐसी चीज़ें। इसके बाद अगर मैं बात करूँ तो एक बहुत ही एक जानी वाली कंपनी IRFC, जिन्होंने ईयर ऑन ईयर 4% का ग्रोथ दिखाया है। Q1Q तो 2% का डिक्लाइन है बॉटम लाइन में, और ये कंपनी ऐसा ही परफॉर्म कर रही है जो काफ़ी क्वार्टर्स है। इनके भागने का एक सिंपल रीज़न ये था कि बजट में काफ़ी सारा पैसा एलोकेट कर दिया गया था रेलवे को, उसके बाद ये स्टॉक्स भागे थे। लेकिन अभी रिसेंट बजट में इनको कुछ पैसा ज़्यादा एलोकेट हुए नहीं है, मुझे नहीं लगता कुछ भी एडिशनल इनको कुछ भी एलोकेशन हुआ है, जिसकी वजह से जितने भी रेलवे के हमारे स्टॉक्स हैं जो कि फंडामेंटली भी इतने स्ट्रॉन्ग नहीं दिखते, उन्होंने भागना बंद कर दिया और स्टे कर गए हैं। इनका अगर मैं वैल्यूएशन देखूँ, अभी IRFC का अगर मैं वैल्यूएशन देखूँ तो रीज़नेबल प्राइस पे 25 का PE और 4-5% का अगर ग्रोथ हो रहा है ईयर ऑन ईयर, तो आई थिंक यहाँ से थोड़ा बहुत और करेक्ट हो सकता है। यहाँ से ऊपर जाने के चांसेस तो मुझे बहुत कम लगते हैं। इसके अलावा कल काफ़ी कंपनीज़ के रिजल्ट्स आ रहे हैं। वन ऑफ द मेन कंपनीज जो कि मेरे रडार में रहेगी वो रहेगी ट्रेंट। ट्रेंट की अगर हम बात करते हैं तो ट्रेंट काफ़ी भागा था। मैं कह सकता हूँ कि वो हमारे बुल मार्केट का बुल लीडर था वो। इसका जो हाई इसने मारा था वो 8,346 का मारा था, और वहाँ से करीबन 30-35% गिर के नीचे आ चुका है, और अभी भी 125 के PE पे ट्रेड कर रहा है। इसके जो गिरने का मेन रीज़न था वो ये था कि इनका जो ग्रोथ था वो काफ़ी ज़्यादा डिक्रीज़ हो गया था। ये 2023 दिसंबर क्वार्टर तक 50% ग्रोथ कर रहे थे। इवन जून 2024 की क्वार्टर तक 56% ग्रोथ थी, और जैसे ही सितंबर का रिजल्ट आया जो गिर के 39-38% पे आया, तो स्टॉक ऊपर से 20-30% करेक्ट हुआ। फिर दिसंबर का रिजल्ट आया तो वो और भी कम 34% ग्रोथ हुआ, वो और भी कम, और ऊपर से वापस से वो 10-15-20% डिक्रीज़ हुआ। तो अभी अपने टॉप से अराउंड ये 30-35-40% के अराउंड नीचे मिल रहा है, और इसके बावजूद 125 के PE पे ट्रेड कर रहा है, बहुत हाई वैल्यूएशन पे ट्रेड कर रहा है। इंटरेस्टिंग ये रहेगा देखना कि कल कैसा रिजल्ट आता है, और कल क्या अगर रिजल्ट अच्छा भी आता है, अगर मैं मानता हूँ कि 40-50% का ग्रोथ वापस कंटिन्यू करती है कंपनी, तो क्या 125 का PE का वैल्यूएबल है, क्या रीज़नेबल है? तो मुझे नहीं लगता 125 का PE किसी भी हिसाब से रीज़नेबल है, जब तक कंपनी 60-70-80% ग्रोथ ना कर रही है। और ट्रेंड जैसी कंपनी जो कि 1,80,000 करोड़ की कंपनी, 1,80,000 करोड़ मार्केट कैप की कंपनी बन चुकी है, उसमें इतना ग्रोथ आना भी पॉसिबल नहीं है। जो इनका मेजर ब्रांड था, जो इनका मेजर एक रिटेल स्टोर था, उसमें भी अब लोगों ने जाना कम कर दिया, जो ज़ूडियो है। अगर मैं अपने एक्सपीरियंस से बात करूँ तो मैंने कभी ज़ूडियो से शॉपिंग करी नहीं है, बट जो मेरे दोस्त ज़ूडियो से शॉपिंग करते थे वो ज़ूडियो नहीं जाते, वो मैक्स फैशन जाते हैं या शॉपर स्टॉप जाते हैं या कहीं और लोकल जगह पे जा रहे हैं, बट ज़ूडियो में नहीं जा रहे। वन ऑफ द मेन रीज़न है क्योंकि कपड़ों की क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं है उनकी, और इसलिए शॉपिंग करना भी काफ़ी लोगों ने कम कर दिया है। तो कल ध्यान रहेगा ट्रेंड पे और भी बहुत सारी कंपनीज़ पे। आज के वीडियो इतना ही। अगर आपको कुछ भी डाउट है तो नीचे कमेंट पे आप बोल सकते हैं। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बने रहें ऐसी अपडेट्स के लिए। थैंक यू।